हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंस पाठशाला। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बायोडाइवर्सिटी लॉस, जो कि एनवायरमेंटल साइंसेज का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यूजीसी नेट जेआरएफ, गेट, आईसीएआर एएसआरबी, सीपीसीबी, एसपीसीबी, यूपीएससी जैसे एग्जाम्स में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। सबसे पहले समझते हैं कि बायोडाइवर्सिटी होती क्या है। तो बायोडाइवर्सिटी सिंपली मीन्स द वैरायटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। इसमें डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के साथ साथ जेनेटिक डाइवर्सिटी और डिफरेंट इकोसिस्टम्स जैसे फॉरेस्ट, वेटलैंड, ग्रासलैंड और ओशंस भी इंक्लूड होते हैं। लेकिन आज ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ये डाइवर्सिटी रैपिडली डिक्लाइन हो रही है। स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रही हैं, हैबिटेट्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं और इकोसिस्टम्स डिग्रेड हो रहे हैं। इसी ओवरऑल डिक्लाइन को हम बायोडाइवर्सिटी लॉस कहते हैं। इस लेक्चर में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे बायोडाइवर्सिटी लॉस क्या है, इसके मेजर कॉजेज और कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज, इंडिया का पर्सपेक्टिव और एंड में एक इजी मेमोरी ट्रिक और प्रैक्टिस एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब सबसे पहले समझते हैं कि बायोडाइवर्सिटी लॉस एक्चुअली होता क्या है। सिंपल लैंग्वेज में अगर कहें तो बायोडाइवर्सिटी लॉस का मतलब है अर्थ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डाइवर्सिटी का धीरे धीरे कम होना। ये सिर्फ स्पीशीज के एक्सटिंक्ट होने तक लिमिटेड नहीं है। बायोडाइवर्सिटी 3 लेवल्स पर एग्जिस्ट करती है। सबसे पहले है स्पीशीज डाइवर्सिटी, यानी डिफरेंट स्पीशीज की वैरायटी। दूसरा है जेनेटिक डाइवर्सिटी, यानी कि एक ही स्पीशीज के इंडिविजुअल्स के जीन्स में वेरिएशन। और तीसरी है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, जिसमें फॉरेस्ट, वेटलैंड, डेजर्ट्स, ग्रासलैंड्स और ओशंस जैसे डिफरेंट इकोसिस्टम्स इंक्लूड होते हैं। जब इन तीनों लेवल्स में डिक्लाइन आता है तब हम उसे बायोडाइवर्सिटी लॉस कहते हैं। इसका इम्पैक्ट सिर्फ वाइल्ड लाइफ पर नहीं पड़ता बल्कि पूरे इकोसिस्टम और अल्टीमेटली ह्यूमंस पर भी पड़ता है। अब सवाल आता है कि बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। इसका रीज़न ये है कि बायोडाइवर्सिटी हमें बहुत सारी इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड करती है। जैसे पोलिनेटर्स की वजह से क्रॉप प्रोड्यूस होते हैं, फॉरेस्ट और वेटलैंड क्लीन वाटर मेंटेन करते हैं, वेजिटेशन क्लाइमेट रेगुलेट करती है और बायोडाइवर्सिटी मेडिसिन्स और फूड रिसोर्सेज का भी मेजर सोर्स है। हेल्दी बायोडाइवर्सिटी का मतलब है कि हेल्दी इकोसिस्टम्स, और हेल्दी इकोसिस्टम का मतलब है बेटर एग्रीकल्चर, बेटर इकोनॉमी और बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। इसलिए बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना सिर्फ एनवायरमेंटल इशू नहीं बल्कि इकोनॉमिक और सोशल नेसेसिटी भी है। अब नेक्स्ट है हमारा, अब देखते हैं बायोडाइवर्सिटी लॉस के मेजर कॉजेज। तो यहाँ सबसे बड़ा रीज़न है हैबिटेट लॉस। जब फॉरेस्ट और नेचुरल हैबिटेट्स को एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज या अर्बन डेवलपमेंट के लिए डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट कॉज है पोल्यूशन, जो एयर, वाटर और सॉइल को कंटामिनेट करता है। तीसरा बड़ा कारण है क्लाइमेट चेंज, जो टेम्परेचर और रेनफॉल पैटर्न्स को चेंज करके स्पीशीज के सर्वाइवल को इफेक्ट करता है। इसके अलावा ओवर एक्सप्लॉयटेशन यानी नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सेसिव यूज़ और इन्वेजिव एलियन स्पीशीज जो नेटिव स्पीशीज के साथ कंपटीशन करती हैं उन्हें रिप्लेस कर देते हैं और उनके लिए खतरा पैदा करते हैं। ये सब भी बायोडाइवर्सिटी लॉस के मेजर रीजंस हैं। आगे हम इन सब कॉजेज को इंडिविजुअली डिटेल में समझेंगे। अब बात करते हैं मेजर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। जब बायोडाइवर्सिटी डिक्लाइन होती है तो सबसे पहले इकोसिस्टम बैलेंस डिस्टर्ब होता है। इसके बाद पोलिनेशन, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग और वाटर प्यूरिफिकेशन जैसे महत्वपूर्ण इकोसिस्टम सर्विसेज भी वीक हो जाती हैं। फूड और वाटर सिक्योरिटी पर भी डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो सकती है और क्लीन वाटर की अवेलेबिलिटी भी इफेक्ट होती है। इसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी बहुत बड़े होते हैं, स्पेशली एग्रीकल्चरल, फिशरीज और टूरिज्म सेक्टर्स पर। और सबसे सीरियस कंसिक्वेंसेज हैं स्पीशीज एक्सटिंक्शन, क्योंकि एक बार कोई स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई तो उसे वापस लाना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल सा हो जाता है। अब हमारे सामने है कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। ग्लोबल लेवल पर कोरल रीफ्स ब्लीचिंग की वजह से रैपिडली डिक्लाइन हो रहे हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट में लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन बायोडाइवर्सिटी को सीरियसली अफेक्ट कर रहा है। पोलिनेटर्स जैसे बीज की पॉपुलेशन भी कई रीजन्स में कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है। इंडिया की बात करें तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड दुनिया की मोस्ट क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड में से एक है। इसी तरह वेस्टर्न घाट्स और नॉर्थ ईस्ट इंडिया जैसे बायोडाइवर्सिटी रिच रीजन्स भी हैबिटेट डिस्ट्रक्शन और ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से प्रेशर फेस कर रहे हैं। ये एग्जांपल्स हमें बताते हैं कि बायोडाइवर्सिटी लॉस कोई फ्यूचर प्रॉब्लम नहीं, ये आज की रियलिटी है।
जब हम बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं तो सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स की बात नहीं करते। सबसे पहले है जेनेटिक डाइवर्सिटी, जो स्पीशीज को चेंजिंग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडाप्ट करने में हेल्प करती है। उसके बाद आती है स्पीशीज डाइवर्सिटी, यानी किसी इकोसिस्टम में कितनी डिफरेंट स्पीशीज प्रेजेंट है। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी डिफरेंट हैबिटेट्स की वैरायटी को रिप्रेजेंट करती है। साथ ही फंक्शनल डाइवर्सिटी भी इंपॉर्टेंट है, जो बताती है कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स इकोसिस्टम में क्या रोल परफॉर्म करते हैं। एंड देन फाइलोजेनेटिक डाइवर्सिटी हमें स्पीशीज के इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स के बारे में बताती है। इनमें से किसी भी कंपोनेंट का लॉस इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी को रिड्यूस कर देता है। अब बात करते हैं इन्वेजिव एलियन स्पीशीज यानी आईएएस की। ये ऐसी स्पीशीज होती हैं जो नेचुरली किसी रीजन की नेटिव नहीं होती, लेकिन एक्सीडेंटली या इंटेंशनली इंट्रोड्यूस कर दी जाती हैं। नए एनवायरनमेंट में ये रैपिडली स्प्रेड करती हैं और नेटिव स्पीशीज के साथ फूड, स्पेस और रिसोर्सेज के लिए compete करती हैं। कई केसेस में ये नेटिव स्पीशीज को कम्प्लीटली खत्म यानी कि रिप्लेस भी कर देती हैं। इंडिया में लैंटना कैमरा, वाटर हाइसिंथ और पार्थेनियम इन्वेजिव एलियन स्पीशीज के कॉमन एग्जाम्पल्स हैं। इसलिए इन्वेजिव स्पीशीज को कंट्रोल करना बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अब तक हम बायोडाइवर्सिटी लॉस के मेजर कॉजेज देख चुके हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ इमर्जिंग थ्रेट्स भी हैं जो आज के टाइम में रैपिडली इंक्रीज हो रहे हैं। सबसे पहले है माइक्रोप्लास्टिक पोल्यूशन। छोटे छोटे प्लास्टिक पार्टिकल्स रिवर्स और ओशंस में पहुंचकर एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में एंटर कर जाते हैं और फूड चेन को भी अफेक्ट करते हैं। दूसरा थ्रेट है लाइट और नॉइस पोल्यूशन। आर्टिफिशियल लाइट्स बर्ड्स, इंसेक्ट्स और टर्टल्स के नेचुरल बिहेवियर को डिस्टर्ब करती हैं, जबकि एक्सेसिव नॉइस कम्युनिकेशन, ब्रीडिंग और माइग्रेशन को इम्पैक्ट करता है। इसके अलावा अर्बनाइजेशन की वजह से नेचुरल हैबिटेट्स कंटिन्यूसली श्रिंक हो रहे हैं। जेनेटिक इरोजन भी एक सीरियस इशू है, जहां स्पीशीज का जेनेटिक वेरिएशंस धीरे धीरे रिड्यूस हो जाते हैं, जिससे फ्यूचर अडेप्टेशन डिफिकल्ट हो जाती है। ये थ्रेट्स इंडिविजुअली छोटे लग सकते हैं, लेकिन कलेक्टिवली बायोडाइवर्सिटी पर इनका इम्पैक्ट काफी सिग्निफिकेंट होता है। अब डिटेल में बात करते हैं पोल्यूशन की। पोल्यूशन को बायोडाइवर्सिटी का साइलेंट डिस्ट्रॉयर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका इफेक्ट हमेशा इमीडिएटली विजिबल नहीं होता, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये इकोसिस्टम को सीरियसली डैमेज करता है। एयर पोल्यूशन प्लांट्स की ग्रोथ और फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करता है। वाटर पोल्यूशन की वजह से रिवर्स और लेक्स में एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स सरवाइव नहीं कर पाते। सॉइल पोल्यूशन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और सॉइल फर्टिलिटी दोनों को रिड्यूस करता है। इसी तरह नॉइस पोल्यूशन वाइल्ड लाइफ के कम्युनिकेशन और ब्रीडिंग बिहेवियर को डिस्टर्ब करता है, जबकि लाइट पोल्यूशन नॉक्टर्नल एनिमल्स और माइग्रेटरी बर्ड्स के नेचुरल साइकिल्स को अफेक्ट करता है। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ पोल्यूशन को क्लीन करना नहीं, बल्कि पोल्यूशन को सोर्स पर ही रिड्यूस करना है। प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट अडॉप्ट करना और क्लीनर टेक्नोलॉजीज को प्रमोट करना भी इसके सॉल्यूशंस में से एक है। अब आते हैं बायोडाइवर्सिटी के एक और मेजर थ्रेट क्लाइमेट चेंज पर। क्लाइमेट चेंज मेनली ग्रीन हाउस गैसेस की इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन की वजह से हो रहा है। इसके मेजर सोर्सेज हैं फॉसिल फ्यूल बर्निंग, डिफॉरेस्टेशन, इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर। जब ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रेनफॉल पैटर्न्स चेंज होते हैं, ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं और सी लेवल राइज करता है। इसके डायरेक्ट इम्पैक्ट बायोडाइवर्सिटी पर पड़ता है। कई स्पीशीज अपने सुटेबल हैबिटेट्स लॉस कर देते हैं, कोरल रीफ्स ब्लीचिंग फेस करते हैं और कई ऑर्गेनिजम्स को माइग्रेशन या एक्सटिंक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। क्लाइमेट चेंज और बायोडाइवर्सिटी लॉस एक दूसरे को और भी एक्सेलरेट करते हैं, इसलिए ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रिड्यूस करना बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए भी बहुत जरूरी है। अब हम बात करते हैं ओवर एक्सप्लॉयटेशन की। इसका सिंपल मतलब है नेचुरल रिसोर्सेज का यूज इतनी स्पीड से करना कि नेचर उन्हें नेचुरली रिप्लेनिश ही ना कर पाए। एग्जाम्पल्स में ओवरफिशिंग, इलीगल हंटिंग, पोचिंग, एक्सेसिव लॉगिंग और इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड इंक्लूड होते हैं। जब किसी स्पीशीज का एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन होता है तो उसकी पॉपुलेशन रैपिडली डिक्लाइन करने लगती है और कुछ केसेस में एक्सटिंक्शन का रिस्क भी क्रिएट हो जाता है। इसलिए सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग और साइंटिफिक रिसोर्स मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स भी पूरी हों और फ्यूचर जनरेशंस के लिए रिसोर्सेज भी अवेलेबल रहें। अब सवाल आता है कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कैसे किया जाए। सबसे पहला स्टेप है हैबिटेट कंजर्वेशन, क्योंकि अगर हैबिटेट ही सेफ नहीं रहेगा तो स्पीशीज को प्रोटेक्ट करना पॉसिबल नहीं होगा। दूसरा है सस्टेनेबल रिसोर्स यूज, जिसमें नेचुरल रिसोर्सेज का रिस्पॉन्सिबल यूटिलाइजेशन किया जाता है। पोल्यूशन कंट्रोल,
इकोसिस्टम रेस्टोरेशन और अफॉरेस्टेशन भी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। साथ ही स्ट्रॉन्ग एनवायरमेंटल लॉज, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन और पब्लिक अवेयरनेस भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। यानी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, साइंटिस्ट, पॉलिसी मेकर्स और कॉमन सिटीजन्स सबका कंट्रीब्यूशन इक्वली इम्पोर्टेंट होता है। फॉर्चुनेटली कंजर्वेशन की फील्ड में कई इंस्पायरिंग सक्सेस स्टोरीज भी देखने को मिलती हैं। इंडिया में प्रोजेक्ट टाइगर ने टाइगर पॉपुलेशन को रिकवर करने में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया है। इसी तरह प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल, घड़ियाल कंजर्वेशन प्रोग्राम, साइलेंट वैली मूवमेंट और चिपकू मूवमेंट बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन कंजर्वेशन सिर्फ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स तक लिमिटेड नहीं है। हम इंडिविजुअली भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जैसे सिंगल यूज प्लास्टिक को अवॉइड करना, नेटिव ट्रीज लगाना, वाटर और एनर्जी कंजर्व करना, वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स परचेज ना करना और एनवायरमेंटल अवेयरनेस स्प्रेड करना। छोटे छोटे इंडिविजुअल एक्शंस मिलाकर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। अब स्पेसिफिकली इंडिया की बात करते हैं। इंडिया दुनिया के 17 मेगा डाइवर्स कंट्रीज में से एक है और यहाँ वर्ल्ड की लगभग 8% रिकॉर्डेड स्पीशीज पाई जाती हैं। इंडिया में हिमालयाज, वेस्टर्न घाट्स, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, मैनग्रूव्स, डेजर्ट्स और कोरल रीफ्स जैसे हाई डाइवर्स इकोसिस्टम्स प्रेजेंट हैं। लेकिन रैपिड अर्बनाइजेशन, डिफॉरेस्टेशन, पोल्यूशन, इन्वेजिव एलियन स्पीशीज और क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारी बायोडाइवर्सिटी भी सीरियस थ्रेट्स फेस कर रही है। इसलिए बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन सिर्फ इकोलॉजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बल्कि नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करें और अपनी नेचुरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करें तो हम फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व कर सकते हैं। तो अब तक हम बायोडाइवर्सिटी लॉस के कॉजेज और कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज समझ चुके हैं। अब स्पेसिफिकली देखते हैं कि इंडिया में मेजर थ्रेट्स क्या हैं और उनका सोल्यूशन क्या हो सकता है। इंडिया में बायोडाइवर्सिटी को सबसे ज़्यादा थ्रेट्स हैबिटेट लॉस, डिफॉरेस्टेशन, पोल्यूशन, क्लाइमेट चेंज, इन्वेजिव एलियन स्पीशीज और ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज से है। इसके अलावा रैपिडली इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन और ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट भी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए चैलेंज बन रहे हैं। अब बात करें वे फॉरवर्ड की, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है। एफोरेस्टेशन, हैबिटेट रेस्टोरेशन, प्रोटेक्टेड एरियाज का इफेक्टिव मैनेजमेंट, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनवायरमेंटल लॉज बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। साथ ही साइंटिफिक रिसर्च, एनवायरमेंटल एजुकेशन और पब्लिक अवेयरनेस भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। अगर गवर्नमेंट, साइंटिस्ट और कॉमन सिटीजन्स मिलकर काम करें तो बायोडाइवर्सिटी को फ्यूचर जनरेशन्स के लिए सक्सेसफुली कंजर्व किया जा सकता है। सो अब एग्जाम रिवीजन के लिए इस मेमोरी चार्ट को ध्यान से देखिए। अगर आपको बायोडाइवर्सिटी लॉस के मेजर कॉजेज एक सिंपल निमोनिक से याद रखने हैं तो HIPOC याद रखिए, वेयर H स्टैंड्स फॉर हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। ये बायोडाइवर्सिटी लॉस का सबसे बड़ा ड्राइवर माना जाता है। जो फॉरेस्ट, वेटलैंड और नेचुरल हैबिटेट्स को एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज या अर्बन डेवलपमेंट के लिए कन्वर्ट किया जाता है तो स्पीशीज अपना नेचुरल हैबिटेट लूज कर देते हैं। I स्टैंड्स फॉर इन्वेजिव एलियन स्पीशीज। ये नॉन नेटिव स्पीशीज होती हैं, जैसा कि हमने डिस्कस भी किया पीछे, जो नए एनवायरनमेंट में रैपिडली स्प्रेड करके नेटिव स्पीशीज के साथ compete करती हैं और इकोसिस्टम बैलेंस को डिस्टर्ब कर देती हैं। यहाँ पर P स्टैंड्स फॉर पोल्यूशन। एयर, वाटर, सॉइल, नॉइस एंड लाइट पोल्यूशन डायरेक्टली ऑर्गेनिजम्स और इकोसिस्टम को अफेक्ट करते हैं, जिससे बायोडाइवर्सिटी ग्रेजुअली डिक्लाइन होने लगती है। O हेयर स्टैंड्स फॉर ओवर एक्सप्लॉयटेशन। इसका मतलब है नेचुरल रिसोर्सेज का इतना एक्सेसिव यूज करना कि नेचर उन्हें दोबारा नेचुरली रेप्लेनिश ही ना कर पाए। प्रीवियसली हम इसको भी डिस्कस कर चुके हैं। इसके एग्जांपल्स हैं ओवरफिशिंग, हंटिंग, पोचिंग और एक्सेसिव लॉगिंग। C stands for climate change, rising temperature, changing rainfall patterns, extreme weather events और कोरल रीफ ब्लीचिंग जैसे इम्पैक्ट्स बायोडाइवर्सिटी के लिए सीरियस थ्रेट्स क्रिएट करते हैं। इसके अलावा कुछ अदर इमर्जिंग थ्रेट्स भी हैं, जैसे जेनेटिक इरोजन, इमर्जिंग डिजीजेस, फॉरेस्ट फायर्स, नेचुरल डिजास्टर्स और अनसस्टेनेबल टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट्स। ये भी बायोडाइवर्सिटी को ग्रेजुअली अफेक्ट करते हैं, इसलिए इन्हें भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगर इन ड्राइवर्स को देखें तो इनका फाइनल इम्पैक्ट होता है स्पीशीज एक्सटिंक्शन, इकोसिस्टम सर्विसेज का लॉस, फूड सिक्योरिटी और लाइवलीहुड्स पर थ्रेट, ह्यूमन हेल्थ और इकोनॉमी पर नेगेटिव इफेक्ट्स और क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट इकोसिस्टम रेजिलियंस का वीकन होना। इसलिए एग्जाम के लिए बस एक वर्ड याद रखिए, HIPOC। इस निमोनिक से आप बायोडाइवर्सिटी लॉस के मेजर कॉजेज को बहुत ईजिली रिकॉल कर पाएंगे।
अब देखते हैं कि आपने इस लेक्चर को कितना अच्छे से अंडरस्टैंड किया है। स्क्रीन पर दिए गए प्रैक्टिस एमसीक्यूज को पहले खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। वीडियो को पॉज कर सकते हैं और हर क्वेश्चन का आंसर लॉजिकली सोचिए। अगर आंसर गलत भी हो जाए तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपरेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कंसेप्ट्स को समझना और रेगुलर प्रैक्टिस करना। मैं रिकमेंड करूंगा कि हर लेक्चर के बाद आप इसी तरह सेल्फ टेस्ट ज़रूर करें। इससे कंसेप्ट्स भी स्ट्रांग होते हैं और एग्जाम में कॉन्फिडेंस भी इम्प्रूव होता है। सो फर्स्ट हेयर इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी। इसका करेक्ट आंसर है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, दैट इज ए। जब फॉरेस्ट, वेटलैंड और नेचुरल हैबिटेट्स को एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज या अर्बन डेवलपमेंट के लिए डिस्ट्रॉय किया जाता है तो स्पीशीज अपना नेचुरल होम लूज कर देती हैं। इसी वजह से हैबिटेट लॉस को ग्लोबली बायोडाइवर्सिटी लॉस का सबसे बड़ा ड्राइवर माना जाता है। नेक्स्ट इज लैंटना कैमरा इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ऑब्वियसली इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ इन्वेजिव एलियन स्पीशीज। लैंटना कैमरा इंडिया की एक वेल नोन इन्वेजिव प्लांट स्पीशीज है। ये रैपिडली स्प्रेड करती है और नेटिव प्लांट्स के साथ compete करके उसकी ग्रोथ को सप्रेस कर देती है, इसीलिए इसे इन्वेजिव एलियन स्पीशीज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओवरफिशिंग मेनली लीड्स टू। इसका आंसर है सी, डिप्लीशन ऑफ फिश स्टॉक्स। जब फिश को उनकी नेचुरल रिप्रोडक्शन रेट से ज़्यादा कैच किया जाता है तो उनकी पॉपुलेशन कंटिन्यूसली डिक्लाइन होने लगती है। इसी प्रोसेस को डिप्लीशन ऑफ फिश स्टॉक्स कहते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंसिक्वेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस। इसका करेक्ट आंसर है बी, इंक्रीज्ड रेजिलियंस ऑफ इकोसिस्टम्स। बायोडाइवर्सिटी लॉस से इकोसिस्टम की रेजिलियंस इंक्रीज नहीं होती बल्कि डिक्रीज होती है। बाकी तीन ऑप्शंस, रिड्यूस्ड इकोसिस्टम सर्विसेज, स्पीशीज एक्सटिंक्शन और लॉस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी, ये सब बायोडाइवर्सिटी लॉस के एक्चुअल कंसिक्वेंसेज हैं। Next is which international agreement focuses specifically on biodiversity conservation and sustainable use? इसका आंसर है सी, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, दैट इज CBD। ये कन्वेंशन 1992 अर्थ समिट के दौरान अडॉप्ट की गई थी और इसका मेन ऑब्जेक्टिव बायोडाइवर्सिटी का कंजर्वेशन, उसका सस्टेनेबल यूज और जेनेटिक रिसोर्सेज से मिलने वाले बेनिफिट्स का फेयर शेयरिंग इंश्योर करना है। तो चलिए इस पूरे लेक्चर का एक फाइनल रिवीजन करते हैं। आज हमने सबसे पहले समझा कि बायोडाइवर्सिटी लॉस का मतलब है अर्थ पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डाइवर्सिटी का ग्रेजुअली डिक्लाइन होना। ये डिक्लाइन सिर्फ स्पीशीज एक्सटिंक्शन तक लिमिटेड नहीं होता बल्कि जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी तीनों को अफेक्ट करता है। उसके बाद हमने बायोडाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस देखी और समझा कि हेल्दी बायोडाइवर्सिटी हमें एसेंशियल इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे फूड प्रोडक्शन, क्लीन वाटर, क्लाइमेट रेगुलेशन, पोलिनेशन और मेडिसिन्स। फिर हमने बायोडाइवर्सिटी लॉस के मेजर कॉजेज डिस्कस किए, जिनमें हैबिटेट लॉस, इन्वेजिव एलियन स्पीशीज, पोल्यूशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन और क्लाइमेट चेंज सबसे इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही माइक्रोप्लास्टिक, लाइट पोल्यूशन और जेनेटिक इरोजन जैसे इमर्जिंग थ्रेट्स के बारे में भी पढ़ा। इसके बाद हमने बायोडाइवर्सिटी लॉस के कंसिक्वेंसेस देखे, जैसे इकोसिस्टम इम्बैलेंस, स्पीशीज एक्सटिंक्शन, फूड और वाटर इनसिक्योरिटी, इकोनॉमिक लॉसेज और इकोसिस्टम रेजिलियंस का रिड्यूस होना। हमने कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज और इंडिया के पर्सपेक्टिव को भी समझा और देखा कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए गवर्नमेंट, साइंटिस्ट और कॉमन सिटीजन्स सबका कंट्रीब्यूशन इक्वली इम्पॉर्टेंट है। और फाइनली एग्जाम के लिए हमने निमोनिक भी रिवाइज किया, जिससे बायोडाइवर्सिटी लॉस के मेजर कॉजेज को इजीली याद रखा जा सकता है। आई होप नाउ अब बायोडाइवर्सिटी लॉस का कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपके लिए क्लियर हो चुका होगा। अगर आप इस लेक्चर के कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज करते रहेंगे और एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट कर पाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर टिल द एंड। अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिए। और अगर आप अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो साइंस पाठशाला को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली एजुकेशनल वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हम रेगुलरली UGC NET JRF एनवायरमेंटल साइंसेज, गेट एनवायरमेंटल साइंसेज एंड इंजीनियरिंग, ICAR ASRB NET एनवायरमेंटल साइंसेज, CPCB SPCB एग्जाम, UPSC इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट सेक्शन और स्टेट PCS एग्जाम्स के लिए हाई क्वालिटी लेक्चर्स, कंसेप्ट वीडियोस और प्रैक्टिस MCQs लेकर आते रहते हैं। अगर इस लेक्चर से रिलेटेड आपको कोई डाउट या सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, मैं उनका आंसर्स देने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू वंस अगेन फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली let's work together to protect our biodiversity. See you in the next lecture. Thank you so much.